गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग आ गए हैं? अनुज यादव जी, बहुत बहुत बढ़िया, सब लोग आ गए हैं। चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का सेशन है वो है आदिकाल। ठीक है, आदिकाल को लोग वीरगाथा काल भी कहते हैं और भी अन्य नामों से क्या करते हैं, पुकारते हैं। ठीक है, लेकिन सब लोग आ गए हैं। आवाज़ आ रही मेरी आप लोगों तक? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंजलि सिंह जी। जी जी, आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों तक? एक बार आप लोग कंफर्म करिए तो फिर हम लोग शुरू करें। ओके, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे आदिकाल। ठीक है ना? तो आदिकाल में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग को पता ही है कि 4 काल खंडों में क्या किया गया, बांटा गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? ठीक है, पहला विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न आ गया है, बहुत रुक रहा है। अब नहीं रुकना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब स्पीड सही है। आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? चलिए, कौशल्या गुप्ता जी का आ गया है उत्तर पहला कि ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, सबके आ रहे हैं भी। आज हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप लोग बस सुन लीजिएगा कि जो आदिकाल है उसमें ढेर सारे जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, जिसमें पहला है कि डॉक्टर गियर्सन ने इसको चारण काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल नाम दिया। गणपति चंद्र गुप्त जो थे उन्होंने भी इसका नाम प्रारंभिक काल रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने इसका नाम जो रखा वीर गाथा काल रखा। ठीक है, इसके बाद राहुल सांकृत्यायन जो थे वो सिद्ध सामंत काल नाम रखे और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वीज वपन काल नाम रखा और आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो थे उन्होंने इसका नाम रखा वीर काल। ठीक है, वीर काल नाम रखा। और आदिकाल को जो मान्यता मिली वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो दिया गया नाम था उसका नाम था, क्या था? आदिकाल। और इसी को लास्ट में चलकर क्या होती है, मान्यता प्राप्त होती है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका नाम चारण काल या संधि काल नाम रखा। ठीक है, तो आप इसको कभी मतलब आप इसको भूलना नहीं चाहिए आपको कि इसका क्या नाम रखा गया है, और यहाँ से प्रश्न बंद हो जाते हैं। ठीक है आपके। चलिए, इतना आप दिमाग में रखेंगे तो आपका कभी भी उत्तर गलत होने वाला नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ी सी कंजेशन हो रही है। अब तो नेट की स्पीड सही आ रही होगी। ठीक है, और आप लोगों ने उत्तर भी सभी लोगों ने सही दिया है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहानी मैं इसको बताऊंगा आपको, आज तो इतना समय नहीं है कि मैं सबको बताऊं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा नाम कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है। ठीक है ना? वीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल, संधि काल या चारण काल और वीर गाथा काल।
ठीक है ना। आपको इसमें जो गलत है वो छांटना है। और चलिए आप लोग बताइए कि इसका सही विकल्प क्या होगा। चलिए आपके सामने प्रश्न आ गया है। जी, पहला उत्तर कौशल्या जी का आया है, परमेश यादव जी का भी आया है उत्तर इसमें, अनुज यादव जी का भी आया है, अंजू त्रिपाठी, नज़मा, बहुत बढ़िया आप लोग आया है सही। ठीक, वीज वपन काल जो नाम था आपका किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है ना। तो यह विकल्प आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मिश्र बंधुओं ने जो नाम दिया था वो नाम दिया था प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा यहाँ से प्रश्न आए हैं। अगर आपका एग्जाम होगा तो ये मान के चलिए कि 2 प्रश्न आपका यहाँ से आना ही आना है। क्या हुआ कि बहुत ढेर सारा विवाद हुआ साहित्यकारों के बीच में, और तब जाकर के आदिकाल को मानता। वीर गाथा काल बहुत ज़्यादा उपयुक्त लग रहा था, क्योंकि लेकिन जब रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल नाम रख रहे थे तो इसमें भी विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि भाई आप केवल रासो काव्य को ही इसमें क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा रासो काव्यों की प्रधानता थी। डिंगल पिंगल काव्य लिखे जाते थे, और जो रचनाकार थे राजा का क्या करते थे? उच्चारण एक तरह से थे, और उनका क्या करते थे? गुणगान करते थे। तो जब रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको देखा तो उनको लगा कि इसमें सबसे अधिक क्या है? वीरता के तत्व विद्यमान है, तो जिस कारण इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? वीर गाथा काल, ठीक है। और इसके बाद प्रारंभिक काल नाम रखा गया कि भाई ये स्टार्टिंग का काल है तो प्रारंभिक काल रख देते हैं। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि भाई सिद्ध सामंत काल, मतलब यहाँ सिद्ध थे, नाथ थे, और सामंतों का यहाँ पे बोलबाला था, तो इसलिए इसका नाम सिद्ध सामंत काल रख दिया गया। किसी ने कहा कि भाई यह चारण और संधि काल है, तो इसका नाम रख दिया गया। कुछ लोगों ने इसका नाम क्या कहते हैं? वीर काल रख दिया। लेकिन अंततः जो हमारे साहित्य जो विद्वान हैं, उन्होंने जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनके द्वारा जो दिया गया नाम था आदिकाल, उसी को क्या हुई? मान्यता प्राप्त हुई, और वही क्या हुआ? सर्वाधिक उपयुक्त नाम आज भी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या किया जा रहा है? लिया जाता है। चलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। अगला प्रश्न आ रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया। चलिए बताइए किसके द्वारा दिया गया? मैं आप लोग के तक कमेंट देखता रह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं आप लोग के लगभग सारे कमेंट देख रहा हूँ कि आप लोग जो कमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी बताइए, सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? और यह नाम दिया था आपका राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आदिकाल को वीज वपन काल नाम दिया। ये सारे प्रश्न क्या हैं? आपके एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये सारे प्रश्न लगभग आ भी चुके हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वीज वपन काल जो नाम दिया था आपका, वह दिया था, जल्दी बताइए, वीज वपन काल जी आया उत्तर। एक लोगों का सही आया, बाकी लोगों के गलत हो रहे हैं। हाँ, 2 लोगों के सही आए, 3, वेरी गुड। चलिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम क्या रखा? वीज वपन काल। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदि काल नाम किसने दिया? चलिए, यह भी आपका बताया हुआ प्रश्न है, तो बताएंगे हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? चलिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? चलिए, यह भी प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है।
ये सारे प्रश्न आ चुके हैं टीजीटी पीएचडी में जी। वेरी गुड। हाँ अच्छा आप लोग दे रहे हैं, समीर जी भी दे रहे हैं, सोनी, अंजू, रागनी, सीमा, वेरी गुड। ठीक है, तो वीर गाथा काल नाम हम लोग पढ़ ही चुके हैं, चारण पढ़ चुके हैं, सिद्ध सामंत भी पढ़ चुके हैं, गद्य भी पढ़ चुके हैं। अब आप बताइए इसमें कौन सा होगा। तो गद्य पढ़े हैं हम लोग? नहीं, गद्य हम लोग नहीं पढ़े हैं। इस तरह का कोई नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? यहाँ से ऐसे ही प्रश्न सारे आए हुए हैं अब तक। तो प्रारंभिक काल नाम दिया था मिश्र बंधुओं ने। अगला है आदिकाल को आधार काल किसने कहा? देखिए एक नया प्रश्न है, जल्दी से बताइए। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? देखते हैं ये इसका सही उत्तर कौन कौन देता है। देखते हैं पहला उत्तर किसका आ रहा है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? जल्दी बताइए। आने शुरू हो गए। निधि शुक्ला जी, कौशल्या, वेरी गुड, कौशल्या गुप्ता, समीर गुप्ता, चलिए सर वेरी गुड। देखिए आए हैं उत्तर, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर होगा डॉक्टर मोहन अवस्थी। डॉक्टर नगेंद्र ने भी नहीं दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल दिया ही था, राम कुमार वर्मा का भी आपको पता है। डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आधार काल जो नाम दिया गया था डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा दिया गया ये नाम है। ध्यान रखिएगा, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आधार काल। अगला प्रश्न है आपका, मिलान करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े थे जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्या था, वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। यह भी प्रश्न आपका टीजीटी में आया हुआ है। मिश्र बंधु जो हैं आपके, मिश्र बंधुओं के द्वारा क्या किया गया था, प्रारंभिक काल नाम दिया गया था, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया था सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया था, ठीक है। तो यह उत्तर आपका मैच हो गया। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग का कौन सा विकल्प सही बैठ रहा है। तो ए का आपका हो गया शुक्ल जी का 2, ए का 2 देखते हैं ऑप्शन। तो ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीआईसी में आया हुआ प्रश्न था। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आपके सामने है और इसका सही उत्तर होगा, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ये नया प्रश्न है आपके लिए। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब माना है? कल भी मैंने इसको बताया था। अगर आप थोड़ा सा इसमें अपना कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसका सही उत्तर देना है। तो उन्होंने माना है 1050 जो है ईस्वी, इसमें संवत को हिंदी साहित्य का आरंभिक काल माना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? देखिए सबके अपने अपने पूछे जाते हैं कि किसने कब कब माना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे माना है 693 ईस्वी में। इन्होंने इसे क्या माना है? आरंभिक काल माना है, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद है, लेकिन मैं आपको एक उपयुक्त कालक्रम बताऊंगा जिसमें साहित्य जितने भी विद्वान हैं उसी कालक्रम को क्या करते हैं, मान्यता प्राप्त है। अगर आपसे कोई कहीं भी पूछेगा तो आपको उसी कालक्रम को क्या करना है, लगाना है। मैं आपको अभी इस क्लास के बाद बताऊंगा। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृति, प्राकृत और पाली। चलिए ठीक है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके इस प्रश्न का, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, अंजू, नज़मा, समीर सब लोग सही से उत्तर दे रहे हैं। कुछ लोगों के गलत भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया है आप लोगों का।
बहुत उत्साह देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग इतना उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, उससे आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने का क्या मिलेगा, एक मौका मिलेगा। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है वो आपकी भाषा है आपकी पाली। ठीक है, अगर भाषा के विकास से संबंधित प्रश्न एक आता ही है व्याकरण में, तो सबसे पहले क्या हुई, संस्कृत आई, फिर क्या हुई, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ठीक है ना, बहुत जगह औहट का भी आ जाता है, पुरानी हिंदी, फिर ऐसे बढ़ता चला जाता है कालक्रम। ठीक है, उसी के आधार पर हमारी भाषाओं में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी, ठीक है, प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमाण रासो, ढोला मारू रा दूहा, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है ना, भरतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। इन सब के आपको क्या करना है, राइटर भी पढ़ लीजिएगा कि अगली बार अगर आपसे प्रश्नों का सामना हो तो ये सब प्रश्न आपके राइटर के नाम भी पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें उसी के अंदर छुपी होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो आपका सही उत्तर होगा, चलिए देखते हैं किसका सही उत्तर आता है। जी, उत्तर आने शुरू हो गए हैं। सही उत्तर होगा आपका सी, भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ठीक है ना, ये देखिए दोनों प्रश्न लगातार एग्जामिनेशन में आए हैं और आपको सही पता है इसका उत्तर क्या होगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है ना, अगला है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, टीजीटी की परीक्षा में, आपको यह पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, आपके उत्तर आना सही हो गए हैं। तो इसका होगा शालिभद्र सूरी की रचना, आपका क्या होगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। देख रहे हैं 3 क्वेश्चन आए हैं घुमा के एक ही तरह पूछे गए। पंच पांडव चरित रास के रचयिता। ठीक है, यह भी प्रश्न अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए आपको इनको पढ़ के जाना है। तो पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। ठीक है, बहुत बढ़िया सही उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं ठीक है, रागनी त्रिपाठी, कौशल्या, नज़मा, अभिषेक दुबे, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। अगला है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। ठीक है, तो लोक भाषा काव्य, ठीक है ना, 11वीं शताब्दी में कौन सा है आपका, ढोला मारू रा दूहा। ठीक है ना, ठीक, बहुत ही अच्छा है। हाँ देखिए सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ढोला मारू रा दूहा। ठीक है ना, यह लोक भाषा पर क्या है, एक काव्य है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? ठीक है, अपभ्रंश शब्द का बहुत बढ़िया प्रश्न है, लगातार ये आपके 3-4 बार आ चुका है एग्जामिनेशन में, लेकिन मैंने एक ही बस प्रश्न को यहाँ पे रखा क्योंकि लगातार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, उनको मैंने हटा दिया है। ठीक है ना, तो आप ये मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ बहुत बढ़िया, सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। इसका उल्लेख किया है पतंजलि ने। ठीक, किसने किया है, पतंजलि ने। अगला प्रश्न है, औहट भाषा से तात्पर्य है। ठीक है, औहट भाषा से तात्पर्य, ठीक, बताइए, ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठ अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत और परिनिष्ठ प्राकृत। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड। हाँ, ये क्या है, औहट एक तरह से ग्रामीण बिगड़ा हुआ रूप होता है। हाँ, तो ये क्या होगा, ग्रामीण अपभ्रंश के रूप में क्या होगा, इसको दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। औहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ठीक है ना, हाँ यह भी प्रश्न आपका आया हुआ है, बहुत अच्छा। हाँ सही जवाब आ रहा है, तो सही रूप क्या है आपका, सिक्का। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ये सिक्का जो शब्द है, सिक्खा, ये क्या है, शिक्षा के लिए क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। हाँ
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बुद्ध सिद्ध हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहले बुद्ध सिद्ध हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, इसको सुधार लेंगे। हाँ, अब सही है ये विकल्प। पहले बुद्ध सिद्ध हैं आपके सरहपा, ठीक है ना। कहीं कहीं पे इनको सरहपाद भी कहते हैं, लेकिन दोनों विकल्प क्या है, सही है। ठीक है, अगला है अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जामिनेशंस में भी यह पूछा जाता है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि। जल्दी बताइए सही उत्तर। हाँ, हिंदी के पहले कवि। बहुत बढ़िया। मोनी जी, कौशल्या, रत्नप्रिया शुक्ला, रंजना सिंह जी, सब लोग उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे जो आपका है सरहपाद, मैंने कहा ना सरहपा और सरहपाद दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही क्या है, सिमिलर है। अगला प्रश्न है हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये हैं आपके गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने क्या किया था, इन्हें हिंदी का प्रथम क्या किया था, कवि माना था। अगला है सिद्धों का प्रथम कवि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो सिद्धों का प्रथम कवि आपका क्या होगा, सरहपा होगा। ठीक है, चलिए ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देख रहे हैं प्रश्न एक ही है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं। यह भी प्रश्न है, लेकिन देख लीजिए पिछले 2-3 सालों में जो प्रश्नों की आवृत्ति है एक ही चीज पे है, प्रश्न सरहपा पे ही घूम रहा, लेकिन प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। इसलिए अगर कॉन्सेप्ट आप ढंग से पढ़ लिए हैं तो आपका कभी भी उत्तर गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा, सरहपा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन में क्या किया गया है, पूछा भी गया है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने, जल्दी बताइए सही उत्तर इसका। हाँ, बहुत बढ़िया, सही उत्तर आने शुरू हो गए हैं। तो सही उत्तर होगा आपका राहुल सांकृत्यायन। क्या होगा सही उत्तर, राहुल सांकृत्यायन। बहुत बहुत बढ़िया, आप एकदम सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। देखा, सेम प्रश्न है तो क्या हो जाएगा, सरहपा। ठीक है ना, सरहपाद भी हो जाएगा तब भी क्या होगा, सही होगा। हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है, तब भी आपको सबसे ज़्यादा प्रमाणित इन्हीं माना गया है और यह उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगले साइड पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। अब देख लीजिए यहाँ पर बहुत लड़ाई चलती है, ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन और राजकुमार वर्मा के बीच में। स्वयंभू को, ठीक है ना, हिंदी का प्रथम कवि राजकुमार वर्मा जी ने क्या किया है, माना है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं आपके उत्तर देख रहा हूँ, सही उत्तर आप लोगों के आ रहे हैं। अगला है आपका, हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है सहज यान के प्रवर्तक। ठीक है, सहज यान, ठीक है ना, हीनयान, महायान, उसी तरह क्या है, एक सहज यान भी है और सहज यान के प्रवर्तक कौन है, सरहपा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको याद है। हाँ, बहुत बढ़िया, रत्नप्रिया जी, मोनी जी, सीमा जी, सब लोग आप लोग उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, मैं तब तक स्लाइड चेंज कर लेता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। हाँ,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर कौन कौन दे रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को हाँ, बहुत बढ़िया, सही उत्तर आ रहे हैं। तो पुरानी हिंदी कहा है, ठीक है ना, पुरानी हिंदी इन्होंने कहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्राकृताभाष हिंदी से आशय है, ठीक है ना, यह भी आपका लेटेस्ट का है क्वेश्चन। जल्दी बताइए सही उत्तर, देखते हैं किसका सही उत्तर आता है। हाँ, इसका सही उत्तर होगा हिंदी प्राकृत पाली अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश कोई क्या किया जाता है? प्राकृताभाष हिंदी से भी इसको कहा जाता है, बताया जाता है। 10वीं और 14वीं शताब्दी के इतिहास को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बढ़िया, सही उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के। कौन है इसका उत्तर सही? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? चलिए अगला प्रश्न भी आपके उसी में क्या है, छिपा हुआ है। चलिए बता देखते हैं कौन कौन बता पाता है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? देखिए, तो ये कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है ना। और यह प्रश्न आपका 2-3 बार एग्जामिनेशन में नेट में भी पूछा जा चुका है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाँ, देखते हैं इसका सही से उत्तर कौन कौन देता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, हाँ बहुत बढ़िया, सही आ रहे हैं उत्तर। अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वह कहा जाता है स्वयंभू को। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को, ठीक है। मैं आपके कमेंट भी देखता जा रहा हूँ नीचे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लगातार आप 15-20 लोग जो हैं लाइव में हो करके इन प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगला है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? देख रहे हैं? हाँ, सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। इसका सही उत्तर होगा आपका स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू थे। अगला है, स्वयंभू की कृति का नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्वयंभू की कृति का नाम बताइए। तो सही एकदम आप लोग दे रहे हैं उत्तर। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, बधाई। जो लोग पढ़ रहे हैं वो उसका बहुत अच्छा मेहनत उनको मिलने वाला है। और सही उत्तर होगा आपका पौमचेरियू। पौमचेरियू, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में इन चीज़ों को लिखवाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपका केवल मात्र 20-25 पन्ने के नोट्स से भी अधिकांश प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं, हल सकते। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये आपका टीजीटी, पीएचडी और नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ही मेहनत की, क्योंकि उसमें 10 खंड होते हैं और पूरा पढ़ना पड़ता है। लेकिन इतना पक्का है कि आपको एग्जामिनेशन में जाने के बाद 30 से 40 प्रश्न आराम से अटेम्प्ट करके आएंगे, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौमचेरियू किसकी रचना है? देखिए, अभी हम लोग यही पढ़ के आ रहे हैं कि पौमचेरियू किसकी रचना है, तो आप सभी को पता है, अभी हम लोग टिक किए हैं। तो किसकी रचना है? स्वयंभू की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन है, बताइए। हाँ, देख रहे हैं, पौमचेरियू के बारे में ही है, लेकिन उसके पैटर्न, उसके प्रश्न की आवृत्ति और उसका जो घेरा है, उसका आयाम है, वो बढ़ जाता है। और इसका सही उत्तर आता है पौमचेरियू ही वह रचना है जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी जैन धर्म में क्या हो जाती हैं? दीक्षित हो जाती हैं। बहुत बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ठीक
ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। देखते हैं इसका सही उत्तर कौन कौन दे रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा। हाँ, सीमा जी, रत्नप्रिया, अंजलि, मोनी, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड, आपके सही उत्तर आ रहे हैं, शाबाश, शानदार। हाँ, वेरी गुड। तो ये है भविष्यत कहा है, ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार, लगभग मैं अगर देखूं तो ये विभिन्न एग्जामों में ये 10-15 बार पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा पुष्पदंत। देखता हूं कौन कौन सभी लोग बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का। बहुत ही ज़्यादा आज मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों ने मुझे निराश नहीं किया। कुछ लोगों ने बोला कि कल पढ़ के आएंगे, तो लगता है कि आज लोग पढ़ के आए भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। चलिए बताइए सही उत्तर। मैं आप लोगों के कमेंट ले लेता हूँ, देखता हूँ कि किसके कौन से कमेंट आए हुए हैं। हाँ, कौन सी रचना नहीं है। जी जी जी, हाँ, पुष्पदंत की नहीं है। वेरी गुड, पॉम चरियो, ठीक, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि पॉम चरियो, स्वयंभू छंद और रिठ रेमी चरियो, ये तीनों जो है रचना स्वयंभू की रचना है और एक महापुराण रचना है, वह स्वयंभू की रचना नहीं है, ठीक है ना। तो यह विकल्प आपका गलत हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। और इन तीनों रचनाओं के नाम को आपको क्या करना है, पढ़ कहीं नोट डाउन कर लेना है। महापुराण के रचनाकार कौन है। देखिए, वेरी गुड। अब देखिए उसमें उस प्रश्न को क्या किया गया, न के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया और यहाँ पर उसी प्रश्न को फिर घुमा करके अगले ही साल इन्होंने पूछा कि महापुराण के रचनाकार कौन है। तो महापुराण के रचनाकार हैं आपके पुष्यदंत। बहुत बढ़िया, सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं, वेरी गुड। अधिकांश लोगों के उत्तर क्या हो रहे हैं, सही आ रहे हैं। अगला है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। वेरी गुड। हाँ, इसका उत्तर तो आप सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्लास में इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। कौन है, अमीर खुसरो। इन्होंने ही तबले का आविष्कार किया था, ठीक है ना। इन्होंने संगीत का जनक भी इन्हें कहा जाता है। सितार का आविष्कारक अगर किसे माना जाता है तो इन्हें ही माना जाता है, ठीक है ना। इस सारी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। और यही एक ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में अधिकांश सुल्तानों का क्या किया था, शासन काल देखा था। और जब इनके गुरु मर जाते हैं तो एक दोहा बोलते हैं कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। और यही कह के वो अपने जो हज़रत निज़ामुद्दीन थे इनके गुरु, और या उन्हीं की दरगाह में यह भी अपना क्या करते हैं, प्राण त्याग देते हैं। एक तरफ इनके गुरु की है और दूसरी तरफ इनका मज़ार बना हुआ है। बहुत ही कहा जाए कि दमदार रचनाकार है और इन्होंने हिंदी को ही नहीं, संगीत को, हमारे साहित्य को बहुत ही ज़्यादा धनी किया इन्होंने अपनी काबिलियत से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। देख रहे हैं, अब वही घूम रहा है क्वेश्चन। अब मैंने आपको बताया था कि जब एक बार प्रश्न आ जाता है तो वो उसी तरह से फिर घूमना शुरू हो जाता है और सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो। मुकरी लिखने वाले सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। ठीक है, तो मुकरी लिखने वाले, हाँ वेरी गुड, सही उत्तर आया आप लोगों ने। मुकरी, पहेलियाँ, ठीक है ना, सखुने, ये सब चीज़ें किसने लिखी थी, अमीर खुसरो ने ही लिखी। घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, क्योंकि फेरा ना था, ठीक है ना। ठीक, और यहाँ पर वो सखियाँ अपनी सखी से पहेलियाँ बोलते, हे सखी क्या
तो कहती है सखी, ठीक है ना। तो तमाम तरह की पहेलियाँ क्या करती हैं, बताती हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का क्या उद्देश्य है। और यह बहुत ही, एक तरह से कहा जाए कि एक बहुत ही सृजनात्मक प्रश्न है, जो आपके पढ़ने की कैपेबिलिटी को क्या करेगा, वो बताएगा कि वाकई में आप इसके बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं। और मैंने बात में इनको बताया कि यह क्या है, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार में शिक्षा देने का क्या है, एक माध्यम का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों का इसी तरह उत्साह बना रहे। मैं देख रहा हूँ कि लगातार बहुत से लोगों ने उत्तर दिए हैं, जिससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैं तो ये सोचा था कि 15-20 लोगों ही अगर रहेंगे तो उनको क्या पढ़ा करके मतलब इतना पूरी मेहनत करना, लेकिन आप लोगों का उत्साह और आप लोगों की जुनून को देखते हुए मुझे फिर क्या हो रहा, झुकना पड़ा। और मुझे अब यह एहसास हो रहा है कि जब आप लोग लगातार प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके साथ खड़ा होकर के कुछ हद तक आपके एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको क्या करूं, आपको बताऊं, ठीक है। तो आज का प्रश्नोत्तरी सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, सब लोगों ने, ठीक है। तो प्रश्नोत्तरी सेशन बहुत अच्छा रहा। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रतन प्रिया, अंकिता, मोनी, अभिषेक, अनु, कौशल्या, सीमा, रंजना, आप सभी लोगों ने उत्तर दिया। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। हाँ, अभिषेक जी आपने भी दिया, जी जी। तो हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर आपके इसी समय पर। आपको शेड्यूल हो जाएगा, वीडियो 2-3 घंटे पहले ही शेड्यूल हो जाता है, जिससे आप जा कर के देख सकते हैं कि आपको किस टाइम क्लासेस अटेंड करनी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।